हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो फिफ्थ शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस जिनमें हम ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि भैया मार्च शिफ्ट के लाओ, मार्च शिफ्ट के। तो यार मार्च शिफ्ट से ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। एक्चुअली हमारा टारगेट ये है कि हम जितने भी दोनों शिफ्ट के मिला के जितने भी क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग सकती है उन सबको कवर करें, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि वो किस शिफ्ट का क्वेश्चन है, मैटर ये करता है कि उसमें कौन सी ट्रिक लग रही है। तो हमारा मकसद है आप सभी को ये दिखाना कि जेईई मेंस का पेपर इजी होता है। अगर आप उनको ट्रिक्स के थ्रू अप्लाई करें तो आप भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे रहा। लेट A1 बी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, और ये देके रखा है। ऑल्सो लेट A2 बी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, ये देके रखा है। तो देन आप ऑप्शंस को देखिए। तो A1:A2, A1:A2 के बाद जो रेशियो है वो अलग अलग देके रखा है। एक में दिया है 1:√2, देन 1:2। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो काफी दूर दूर है। फिर से मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी अपनी ये ट्रिक बताई थी कि एरिया के क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। आपने फिगर को ड्रॉ कर लिया, अपन को y इजिकल टू साइन एक्स का बनाना है। ये हमने y इजिकल टू साइन एक्स का बना दिया। यहाँ पे y इजिकल टू कॉस एक्स का बनाना है। ये y इजिकल टू कॉस एक्स का बना दिया। और लिखा है कि y एक्सिस के साथ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला हो गया हमारा A1। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और A2 को सब मार्क कर देंगे। यहाँ पे A2 का दिया है कि लेट A2 बी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इजिकल टू साइन एक्स कॉस एक्स एक्स एक्सिस एंड x इजिकल टू π/2। तो ये हो गया हमारा x इजिकल टू π/2। और यहां पे ये नीचे का एरिया जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा A2। तो इस क्वेश्चन में भी हमने जो पुरानी ट्रिक्स अप्लाई की थी वही करने वाले हैं। जब ऐसे फिगर रहे तो हम उसको एक अप्रोक्सीमेट फिगर बना सकते हैं, थोड़े मतलब जो कि शार्प फिगर्स रहे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो फिगर है इसको हम ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो यहाँ पे ये कैसा ट्राइंगल आ जाता। अब अपन को ये वाला ये पता है कि ये जो हाइट होगी इसकी ये कितनी होगी। ये साइन एक्स और कॉस एक्स के कर्व कहाँ पे मीट करते हैं, π/4 पे। तो ये वाला हमें पॉइंट पता चल गया कि ये π/4 होगा। अब ये जो इतना है ये वाला साइड ये कितनी होगी। तो यहाँ पे cos x स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। तो ये वाली साइड हमें पता चल गया कि इसकी लेंथ कितनी होगी, 1। तो बस खत्म, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका π/8। ये क्या आ गया हमारा A1। सिमिलरली A2 के लिए भी हम उसे एक ट्राइंगल मान सकते हैं। तो A2 में जब हमने उसको ट्राइंगल माना तो ये वाली कितनी हो जाएगी, π/2। और ये हाइट क्या हो जाएगी, ये पॉइंट π/4 पे हमें मिल रहा है। तो वो हमें कौन सा पॉइंट देता है, 1/√2। यानी ये हाइट हो जाएगी 1/√2। इसमें भी हमने लगा दिया हाफ इंटू π/2 इंटू 1/√2। ये क्या आ गया हमारा, π/4√2। अब आप A1/A2 कर दीजिए। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, A1 हमारा है π/8, A2 है हमारा π/4√2। और ये हो गया उल्टा, यहाँ पे कैंसिल करिए, √2/2 दैट इज 1/√2। और एक ही ऑप्शन है जिसमें 1/√2 दिया है, यानी कि हो गया हमारा ऑप्शन 1। यार अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि जब मैंने अप्रोक्सीमेट फिगर्स लिए है तो फिर हमारा आंसर एग्जैक्ट कैसे आ गया। तो ये तो यार एक किस्मत की बात थी। हो सकता था कि ये आंसर से थोड़ा सा दूर आता, तब हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते कि अगर हमने फिगर में थोड़ा ज्यादा एरिया माना है तो जो फाइनल आंसर है उसमें से थोड़ा कम कर देते। बट यहाँ पे हम लकी थे कि इस केस में हमारा आंसर एग्जैक्ट मैच कर दिया, जबकि A1 जो है वो एग्जैक्ट π/8 नहीं आएगा। आप सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का, पक्का वो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, और ऐसे ही A2 भी डिफरेंट होगा। बट हमने अपनी अप्रोक्सीमेशन टेक्निक लगाई और हमें हमारा आंसर मिल गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। अब इसमें दिया tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इजिकल टू π/4। ऐसे इसमें जब अपन रहता है तो अपन को कोई वैल्यू मान लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को इक्वली मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, π/8 के इक्वल, यानी tan इनवर्स A इजिकल टू tan इनवर्स B इजिकल टू π/8। tan π/8 की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो एक जो इससे पहले मैंने ट्रिक वीडियो कराया था उसके अंदर tan π/8 की वैल्यू निकाली थी, तो वो वीडियो जाके देखिए। उनके क्वेश्चंस में भी मैंने कई सारी ट्रिक्स अप्लाई करी है। तो tan π/8 क्या हो जाएगा हमारा, tan π/8 हो गया √2 - 1। अब हम इसकी एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है, आंसर्स अप्रोक्सीमेट तरीके से ही चेक करना है। तो √2 कितना हो जाएगा, 1.41, और यहां पे -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.41। यानी इसको अप्रोक्सीमेट 0.4 ही मान लीजिए आप, कैलकुलेशन इजी रहेगा। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें सिंपली हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा,
ए तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ये आ गया हमारा ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा हमारा 0.8 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 0.4 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब बाकी के जो एक्सप्रेशन है आप देख रहे हैं एक सीरीज कंटिन्यू चल रही है, बट उनकी पावर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी तो 0.4 का क्यूब फिर 0.4 रेज़ टू पावर 4, तो वो सारे टर्म्स का कोई मतलब नहीं है, उनकी वैल्यू बहुत छोटी छोटी होते जाएगी, तो उन सबको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए दो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के ही हम आंसर निकाल लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 0.8 माइनस 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0.16, तो इससे हमें आंसर हमारा क्या मिल जाएगा 0.64। चलिए 0.64 मिल गया, हमें एक अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर मिल गया। अब ऑप्शंस को चेक करिए, ई स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, ई की वैल्यू होती है 2.73, 2.73 का स्क्वायर लगभग 8 के पास आएगा, यानी ये 7 पॉइंट समथिंग देगा, तो ये तो हमारे ऑप्शन से बहुत दूर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड दिया है हमारा log e by 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ln e माइनस ln 2। ln e क्या होता है हमारा, ln e हो जाता है 1 माइनस ln 2 क्या हो गया, ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, यानी ये 0.3 के पास आया, तो ये भी हमारी वैल्यू नहीं हो सकती, यानी सेकंड ऑप्शन भी हमारा जो है वो कैंसिल हो गया। अब e क्या होता है 2.73, वो भी नहीं हो सकता, बचा हमारा फोर्थ, यानी कि फोर्थ हमारा आंसर है। फिर भी ln 2 क्या होता है 0.693, अप्रोक्सीमेटली वो कितना पास है इसके साथ, बहुत ही पास है, तो ऑब्वियसली सारे ऑप्शंस जब हम चेक करेंगे तो फोर्थ ही ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। तो आपने देखा, अगर आप इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करते तो आपको पता होना चाहिए था एलन सीरीज का एक्सपेंशन कैसा होता है और उसकी मदद से सॉल्व होता है, साथ ही साथ इनवर्स की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो सब हमें नहीं भी पता तो भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। एक सिंपल तरीके से हमने कुछ उनकी वैल्यूज मान ली कि क्या होगी और उसकी मदद से हमने आंसर में सेट करके देख लिया कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तो ये है द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए अलग अलग दिए। तो इसमें पहला है आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर इक्विलेटरल, फिर राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए एक सर्कल बनाता हूं मैं, तो ये हो गया आपका सर्कल। अब सर्कल के अंदर, अब आपके ये जो सर्कल है इसके अंदर मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल अपन को फिट करना है, तो ऐसा कुछ आपका ट्राइंगल होना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस कवर करनी है, तो ऑब्वियसली सिमेट्री के हिसाब से सोचेंगे ना तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा। ये होती है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, क्योंकि आप जब सर्कल को ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आप और कोई ट्राइंगल फिट करने की कोशिश भी करेंगे ना, जैसे यहां पे मैं ऐसा कोई बड़ा सा ट्राइंगल आइसोसेलेस सा फिट करूं तो ऑब्वियसली अपन को कंपैरिजन में समझ में आ रहा है वो छोटा ही होगा, यानी कि ये हमें पता चल गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। बट यार इसमें दिक्कत है कि ऑप्शन 2 भी दिया है 4 भी दिया है, अगर ऑप्शन में एक ही में इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया होता तो हम उसको सीधा टिक करके आगे बढ़ते, बट अब 2 दिए तो अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। ये हो जाएगी हमारी रेडियस आर। अब आपको ये पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल उसके अंदर फिट हुआ है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है और सर्कल का जो सेंटर है वो दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। ये जो हाइट होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो क्या होगी, यहां पे अगर मैं इसकी साइड मान लू a जो हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो वो हो जाएगी √3/2a। h जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा √3/2a। ये बहुत सिंपल है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा अपन को फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का 60 डिग्री, और उसका एक कंपोनेंट ले लीजिए, h = √3/2a आ गया हमारा। अब क्या होगा जब h √3/2a है और आपको ये पता है कि मीडियन जो है वो 2:1 में डिवाइड करती है, ठीक है ना, तो यहां पे सेंट्रॉइड से जो पास हो रही है वो मीडियन ही है, तो ये वाली साइड जो है 2:1। सिंपल सी मैं ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूं, अपन को कोई कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं फंसना है, तो यहां पे 2:1, तो ये 2:1 है, यानी ये जो ऊपर वाला r होगा ये 2:1 तो टोटल प्रॉपर h का है, तो ये ऊपर का कंपोनेंट कितना होगा 2, यानी कि वो हो गया हमारा 2/3h। समझ रहे हैं आप, ये जो r है ये इसका पूरे h का 2/3 पोर्शन होगा, क्योंकि 2:1 में डिवाइड हुआ है, तो r = 2/3h। h क्या था हमारा √3/2, इसमें डाल दीजिए, ये हो गया √3/2a, 2 कैंसल, ये आ गया हमारा a/√3, यानी जो a हो गया वो कितना हो गया हमारा √3r, क्योंकि यहाँ पे r था, तो a आ गया हमारा √3r। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच ऑफ द साइड्स ऑफ लेंथ √3r। सीधा सीधा आपने मतलब पावर ऑफ विजुअलाइजेशन यूज किया, एक सर्कल बनाया उसके अंदर मैक्सिमम
ट्राइंगल कौन सा फिट हो सकता है, अपने दिमाग से सेट करिए कि सिमेट्री के हिसाब से तो भैया सबकी साइड्स इक्वली होनी चाहिए, तभी वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा। और इस तरीके से हमने कर लिया कैलकुलेट। बाकी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एक्स मान रहे हैं, फिर उसका कंपोनेंट लेके उसका कोई कंपोनेंट रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे करके फिर उसको डिफरेंशिएट करते ताकि मैक्सिमम जो साइड मैक्सिमम एरिया अपन को निकालना है। मतलब यहाँ पे कुछ पहले x मानते, फिर इधर पे कुछ कंपोनेंट लेते, फिर उसका एरिया मानते ट्राइंगल का और उसको dA बाय dr या ऐसे करके मैक्सिमाइज करते। तो यार वो कितना कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता है और आपको टाइम फालतू का वेस्ट करते। यहाँ पे हमने सिंपल सी ज्योमेट्री यूज की जो कि आप अपनी क्लास 9 और क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, उसकी मदद से हमने आंसर निकाल लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, नेचुरल नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन बाय n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x 3 रेज़ टू पावर y 5 रेज़ टू पावर z where y and z are such that y plus z is equal to 5 and y inverse plus z inverse is equal to 5/6। यहां पे अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, n is equal to 2 रेज़ टू पावर x 3 रेज़ टू पावर y 5 रेज़ टू पावर z। चलिए वो चीज को हम बाद में देखते हैं, पहले तो मैं ये आपको जो इक्वेशंस दिए उनको सॉल्व करना दिखा दे रहा हूं। y plus z is equal to 5, y inverse plus z inverse is equal to 5/6, 1 by y plus 1 by z is equal to 5/6। अब हमारा दिमाग क्या कहेगा, भाई इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर y का यहां से वैल्यू सब्सटीट्यूट उठा के एक क्वाड्रेटिक बना के yz सॉल्व करो। क्यों इतनी मेहनत में फंसना है? दिख रहा है y प्लस जेड इजिकल टू 5 है, तो इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 5 हो सकती है, नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे y 0 नहीं हो सकता है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 4, ठीक है ना। यहाँ पे इंटीजर ही वैल्यूज डालना है ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्योंकि भाई अपन इसके फैक्टर्स तो इंटीजर ही डालेंगे, नेचुरल नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसके प्राइम फैक्टर भी एक नेचुरल नंबर ही होगे ना। फिर यहाँ पे 1 4 हो सकता है, देन क्या हो सकता है 2 3, फिर 3 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो भाई ऑर्डर ही चेंज हो गया, तो वो ऑब्वियसली सेम सी चीज है। मतलब अपने पास सिर्फ 2 पेयर है जो हमें चेक करने हैं। और यहाँ पे भी ध्यान से अगर सोचो 5/6 है, तो ऑब्वियसली आंसर 2/3 ही होगा, 1/2 प्लस 1/3। तो ये हमें क्या दे देता है? 5/6। बिना सॉल्व किए हमने उसका आंसर निकाल लिया, y इजिकल टू 2 z इजिकल टू 3। कैसे? बस देखते सही, ऐसा कुछ नहीं था कि भैया उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं फिर उसके रूट्स निकाल रहे हैं उसकी मदद से सॉल्व कर रहे हैं। टाइम पास नहीं करना है हमें एग्जाम में, हमें सिंपली इस तरीके से इक्वेशन लिखना है और सोचना है कि भाई इसको शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो सकता था। अच्छा मेरे को दिख रहा है कि सिर्फ 2 ही पेयर हो सकते हैं, उनकी वैल्यू सेट करके चेक कर लो। यहाँ पे y इजिकल टू 2 डाला, z इजिकल टू 3 और हमें हमारी मिल गई वैल्यूज। अब तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया है। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर x, 3 रेज़ टू पावर 2 और 5 रेज़ टू पावर 3। अब बोले देन द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1 इज। तो यहाँ पे ऑड डिवाइजर्स बोला है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी उसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि ये तो भाई 2 रेज़ टू पावर समथिंग करोगे तो वो इवन वैल्यू दे देगी ना, इवन इंटू ऑड भी हमें इवन देगा। तो इस वाली वैल्यू को हटाना है, सिंपली इसके कितने डिवाइजर्स है वो चेक करना है। तो जब भी ऐसी कोई इक्वेशन दी रहती है जिसमें a रेज़ टू पावर x, b रेज़ टू पावर y, तो हम क्या करते हैं x प्लस 1 इंटू y प्लस 1, ये हो जाते हैं हमारे डिवाइजर्स। तो यहां भी वही होगा 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 विच गिव्स अस 3 इंटू 4 12। आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। सिंपल सा मेथड। इसमें बस क्या था, मैंने आपके टाइम कहां पे बचाया, y और z को निकालने में। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, लेट f बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन R एंड लेट इट सेटिस्फाई द कंडीशन। ओके, कंडीशन आपके सामने दी है और फिर दिया है इफ f0 इज इक्वल टू 1 देन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके ऑप्शंस दिए। तो अगर इस क्वेश्चन को देख के हमें नहीं चमक रहा है कि भाई हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, तो ध्यान से क्वेश्चन को पहले देखिए उसके अंदर क्या क्या चीजें दी है। अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अलग सा ही मतलब ऑड सा दिख रहा है। सेकंड थर्ड फोर्थ में देखा है कि fx लेस देन 0 है, fx इजिकल टू 0, fx ग्रेटर देन 0, और फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि कैन टेक एनी वैल्यू इन r। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर तो पक्का नहीं होगा फर्स्ट वाला। तो यहां पे हमने यूज की एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट ऑप्शन को वो थोड़ा ऑड सा दिख रहा था तो उसको अभी के लिए हटा दिया। अब हमें चेक करना है सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शंस को। अब सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शंस में दिया है कि x की वैल्यू हम कोई भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे कंडीशन देके रखी है इफ f0 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे पहले हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में देके रखा है इफ सेकंड ऑप्शन में दिया है fx लेस देन 0, जहां पे x की वैल्यू हम कुछ भी रियल नंबर्स में से डाल सकते हैं। तो अगर मैं 0 डालू यहां पे, तो यहां पे इसके हिसाब से होना चाहिए f0 मस्ट बी लेस देन 0, लेकिन यहां पे तो दिया है f0 इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन में, और विच इज नॉट लेस देन 0। तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। अब जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। वो दिया है fx इज इक्वल टू 0। अब यहां भी हम x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हमने 0 डाली तो f0 मस्ट बी इक्वल टू 0, और ये भी क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया।
तो यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को भी हटा दिया। अब हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पे अगर हम x इजिकल टू जीरो डालेंगे तो यानी कि f0 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। हाँ, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऑप्शन फर्स्ट भी तो हो सकता था, भैया ने तो उसको ऑड बोल के हटा दिया। तो यार जब हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं ना, तो कुछ कुछ रिस्क तो हमें लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमने रिस्क बहुत ही लेकिन मतलब सही तरीके से ली है, क्योंकि वो ऑप्शन जो है वो काफी अलग दिख रहा था। अगर आप ज्यादातर भी मतलब क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो जो ऑप्शन बहुत ऑड सा होता है तो उसको सबसे पहले हटा ही देना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है कि वो आंसर हो। और बाकी हमने फिर यूज किया एक सिंपल सा कॉमन सेंस तरीका कि भाई f0 1 दिया है तो x की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो सब में x इजिकल टू जीरो डाल के चेक किया कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और इस तरीके से हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन 4। तो देखा, दिमाग खुला रखेंगे ना तो हमसे यार क्वेश्चंस बनते हैं। जेई मेंस का पेपर इतना टफ नहीं आता है, बस हमें देखना है कि कौन से क्वेश्चंस में हम शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत जल्द मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम क्वेश्चंस को देख के शॉर्ट ट्रिक्स लगा कैसे सकते हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस को हमें सिलेक्ट करना चाहिए जिनमें शॉर्ट ट्रिक्स लग सकती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्किल्स बताऊंगा, और ये स्किल्स हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं उसके तरीके भी आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं और उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। बाकी अपने जो मार्च शिफ्ट के पेपर्स बचे यार, उसके भी सॉल्यूशन में ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स लाओ। बाकी हमारा फोकस ये होना चाहिए पेपर किसी भी शिफ्ट का हो, बस क्वेश्चंस हमें मिलना चाहिए जिनमें शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई हो रही है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी चाहिए वो तरीका आप सीख पाएंगे। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।